नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे पैदा हो रही थी, जैसे नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था, तो उसके क्या कारण थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इंडियन नेशनलिज्म grew partially as a result of colonial policies and partially as a reaction to colonial policies. कमेंट। भारतीय राष्ट्रवाद आंशिक रूप से औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप और आंशिक रूप से औपनिवेशिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ था। टिप्पणी करें। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि इंडियन नेशनलिज्म वाज अ रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल एज इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया के साथ साथ ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया थी और बहुत सारे कारक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया था। ये कौन कौन से कारक थे अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है भारतीयों और औपनिवेशिक सरकार के परस्पर विरोधी हित, द कॉन्ट्राडिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो हुआ क्या था कि 19वीं सदी के अंत में जब धीरे धीरे शिक्षा का विकास होने लगा, यूं तो शिक्षा का विकास इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किया था अपने ही हित में, लेकिन एक तरीके से इंडियंस एजुकेट होने लगे थे और जब उनको एजुकेशन मिली उन्हें ये बात समझ में आई कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना है, इंडिया के रिसोर्सेज को ले जाना है और अपना कमर्शियल बेनिफिट करना है। वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए, इंडियन लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं इंडिया में उसका एकमात्र उनका उद्देश्य है उनका कमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये बात अब इंडियंस को, जो एजुकेटेड क्लास हो गया था इंडियंस का एक, उनको समझ में आने लगी कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया को डेवलप करना है, अगर वो इंडियंस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर ध्यान देना पड़ेगा। और उन्होंने ये बात समझ ली कि भारत का कल्याण भारतीय समाज के सभी वर्गों के कल्याण में निहित है। और उनको ये भी एहसास हो गया कि इंडिया का जो पिछड़ेपन का कारण है वो ये औपनिवेशिक नीतियां हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही थी अपने हित में, वो सारी नीतियां कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की बैकवर्डनेस को। तो उन्होंने आगे कदम उठाए, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई कि पूरे इंडिया के हर सेक्शन का विकास होना चाहिए और एक नेशनलिस्ट फीलिंग धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ। उसके बाद दूसरा कारण बनता है देश का एकीकरण। तो जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ भी कर रहे थे अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस को उसका बेनिफिट हो रहा था। एजुकेशन देने से एक सोसाइटी, एक क्लास, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बना जो एजुकेटेड था, तो उसने नेशनलिज्म बढ़ाया। और दूसरा, जो इन्होंने अपनी कॉमर्शियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीच बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में इन्होंने जो रेलवे लाइंस बिछाई, जो टेलीग्राफ लाइंस बिछाई, तो उससे यह हुआ कि ऑल ओवर इंडिया एक कनेक्शन प्रोवाइड हो गया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट। हर तरफ से इंडिया को कनेक्ट कर दिया। इनका इंटरेस्ट तो ये था कि ये अपना जो भी कच्चा माल है, जो कुछ भी सामान है, इन्हें पोर्ट्स तक पहुंचा करके एक्सपोर्ट कर सकें, या अपने जो मिलिट्री है उसे बहुत आसानी से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मूव करा सकें, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन्होंने ये सारे काम किए थे, लेकिन इसका फ़ायदा एक देखने को मिला कि इंडिया के सारे कोने आपस में जुड़ गए और इससे ये हुआ कि जो डिफरेंट एरिया के लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो सामने आए, वो आपस में मिले, उन्होंने अपने विचार साझा किए और उससे एक यूनाइट फीलिंग बनी नेशनलिज्म की, जिसने कि लोगों को एकजुट होकर के राष्ट्रवाद की भावना को और बढ़ाने में मदद करी। तो अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सुविधा के लिए औपनिवेशिक सरकार ने परिवहन और संचार के आधुनिक साधन जैसे रेलवे, सड़क, बिजली, टेलीग्राफ आदि को विकसित किया और इन सभी ने भौगोलिक रूप से भारत को एकजुट करने में मदद करी।
और इस एकीकरण के दो प्रभाव हुए। तो देखिए, ये जो एकीकरण हुआ था उससे तो लोग तो आपस में कनेक्ट हुए ही थे, उससे प्रभाव ये हुआ था कि अब डिमांड और सप्लाई वाली बात हो गई थी। जब एक जगह से दूसरी जगह सामान सप्लाई होता था, तो अब अगर यहाँ पे किसी चीज़ में प्रोडक्शन में गिरावट हुई तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। यहाँ से सामान इधर सप्लाई हो रहा है तो अब यहाँ पे भी प्राइस इफेक्ट होंगे। तो एक जगह का प्राइस दूसरे जगह के डिमांड प्राइस सबको इफेक्ट करने लगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिला एक रीजन का दूसरे रीजन पे, जब रीजन्स कनेक्ट हो गए तो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए और मांग, उत्पादन या आपूर्ति में किसी भी उतार चढ़ाव ने सभी क्षेत्रों में परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद देश के कोने कोने से नेताओं ने संपर्क किया, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे अंततः राजनीतिक और आर्थिक आधार पर जनमत को संगठित किया गया। इसके बाद तीसरा कारण था पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा का विकास। जब वेस्टर्न एजुकेशन आती है तो लोगों को समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। तो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, उसके साथ ही साथ धीरे से अंग्रेज़ी भाषा का भी डेवलपमेंट होता है। हमने जब एजुकेशन का डेवलपमेंट देखा था तब समझा था कि अंग्रेज़ी सरकार किस तरीके से लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देना चाहती थी। तो इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने दी थी अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन उससे इंग्लिश का एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ। और इंग्लिश के डेवलपमेंट से क्या हुआ कि अब नॉर्थ के लोगों को हिंदी आती थी, साउथ के लोगों को वहाँ की लैंग्वेजेस आती थी, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इंग्लिश इनका एक मीडियम बनी आपस में कनेक्ट करने का। तो एक वही हुआ कि इसने एक बेस क्रिएट किया अलग अलग रीजन्स के लीडर्स को आपस में मिलने के लिए और एक यूनाइटेड अप्रोच बनाने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए और नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ाने के लिए। तो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विकसित शिक्षा की आधुनिक प्रणाली ने भारतीय युवाओं में पश्चिमी विचारों को जन्म दिया और अंग्रेजी भाषा में दी जाने वाली शिक्षा ने अंग्रेजी के विकास में मदद की और इसने विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को अपने विचारों को संप्रेषित करने और साझा करने में मदद की। तो उसके बाद आता है प्रकाश में आ रहा भारत का समृद्ध अतीत। तो कई भारतीय और यूरोपीय विद्वानों द्वारा ऐतिहासिक शोध किए गए और परिणाम स्वरूप भारत का शानदार अतीत सामने आया और एक ही जाति समूह से संबंधित इंडो आर्यन का सिद्धांत इस मिथक को ध्वस्त कर दिया कि औपनिवेशिक शक्ति श्रेष्ठ थी और इसने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ा दिया। तो हुआ क्या कि जब 19th सेंचुरी के एंड में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू हो गए थे और ये एक्सकेवेशंस और हिस्टोरिकल रिसर्च कुछ ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने करी थी, तो उससे पता चला कि इंडियन का एंशिएंट पास्ट हमारा कितना रिच हुआ करता था। हमारा उस टाइम पे हमारी सोसाइटी कितनी डेवलप होती थी, हम साइंटिफिकली कितने डेवलप थे, जो कि हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में मैथमेटिक्स के ज़ीरो की खोज हुई, ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई और इंडिया में बहुत पहले से ही शल्य चिकित्सा चली आ रही थी। तो हर तरीके से इंडिया बहुत डेवलप हुआ करता था। ये सब बातें जब इंडियंस के सामने आने लगी तो उनमें एक प्राइड की फीलिंग आई, उनमें अपने पास्ट को लेकर के एक प्राइड आया और उन्होंने ये बात समझी कि जो हमें ब्रिटिशर्स नीचा दिखाते हैं ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स से भी ज़्यादा ग्लोरीफाइड पास्ट हमारा रहा है। उन्हें ये बात समझ में आने लगी। और फिर आता है इंडो आर्यन का सिद्धांत। तो ये समझ में आया कि जो इंडियंस हैं वो आर्यंस और इंडियंस का एक ही ओरिजिन है। और इंडो आर्यन के सिद्धांत से ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस एक ही ओरिजिन के हैं, तो वो सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की कोई बात ही नहीं रही। और इस बात ने ये भी जताया कि जो ब्रिटिशर्स से इंडियंस दब के रहा करते थे, खुद को इन्फीरियर मानते थे, उस फीलिंग को जो पास्ट हमारा हमें समझ में आया तो वो फीलिंग ख़त्म हो गई इन्फीरियॉरिटी वाली। वो अपने आप को इक्वल समझने लगे और जब दो लोग इक्वल होते हैं तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। तो इंडियंस ने अपने लिए स्टैंड लिया और राष्ट्रवादी भावना को इससे बढ़ावा मिला। उसके बाद प्रेस और साहित्य का विकास। तो हमने प्रेस के डेवलपमेंट के टाइम पे देखा है कि किस तरीके से प्रेस ने नेशनलिज्म में अपना योगदान दिया था, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान दिया था, किस तरीके से लिटरेचर्स ने कंट्रीब्यूट किया था नेशनलिस्ट फीलिंग में। तो प्रेस और साहित्य भारतीयों में औपनिवेशिक नीतियों और बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं की आलोचना का माध्यम बन गया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है,
प्रेस और साहित्य भारतीयों में औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना और बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने का एक माध्यम बन गया था। यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और समाचार पत्र भी जनता को लामबंद करने के माध्यम थे। Press and literature became a medium for criticizing colonial policies and growing nationalist feeling among Indians. Newspapers were also medium of mobilizing the masses. सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए और इन मूवमेंट से एक तो सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन अच्छी हुई, दूसरा जो कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसमें कमी आई, और हुआ उससे ये कि सोसाइटी के हर सेक्शन को आपस में इंटरैक्ट करने का एक मौका मिला और हर सेक्शन से लीडर्स निकल कर के आए जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए, अपनी बातें रखी और फाइनली कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। तो इस आंदोलन ने सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर दिया और विभिन्न वर्गों के लोगों को एक साथ लाया, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को और तेज कर दिया। इसके अलावा विश्व में समकालीन आंदोलन और भारतीयों पर उनके प्रभाव पड़े, जैसे ग्रीस, इटली और आयरलैंड में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने भारतीयों को गहराई से प्रभावित किया था। इसके अलावा जो शहरी मध्य वर्ग यानी अर्बन मिडिल क्लास निकल करके आया था, ब्रिटिश प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों के उदय ने भारतीय समाज में माध्यमिक वर्ग को जन्म दिया और यह वर्ग शिक्षित था और शासक वर्ग के साथ भी इसके संबंध थे। तो ये मिडिल क्लास का जो वर्ग निकल कर के आया, तो ज़्यादातर जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे वो इसी सेक्शन को बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास के ही लोग एजुकेटेड थे और मेनली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशनलिज्म की फीलिंग में। तो जो अर्बन मिडिल क्लास का जो एक सेक्शन निकल करके आता है सोसाइटी में, वो भी एक कारण बना राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में। तो इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से फैक्टर्स थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।